अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा रिवीजन सेशन कैप 3 का जारी है और उस सिलसिले में अब जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट के हिसाब से एजेंडा है दैट इज़ लेबर कॉस्टिंग एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो आज के लेक्चर में और कल के लेक्चर में हम इन दो टॉपिक्स का रिव्यू करेंगे। और मैं एक तो फिर आप लोगों को रिमाइंड करा दूं, जैसे मैंने पिछले रिवीजन सेशन के स्टार्ट में कहा था कि इस रिव्यू में हम कोशिश करेंगे जो की टर्म्स, की कॉन्सेप्ट्स और की ट्रीटमेंट्स हैं इस चैप्टर की, उनको रिवाइज करें। वी मे नॉट बी डूइंग सम इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चन अनलेस ओकेजनली हमें लगे कि हमें किसी डाटा की सपोर्ट की ज़रूरत है किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। छोटी छोटी एक्टिविटीज़ शामिल हो सकती हैं, जैसे आज मेरे दिन में एक पास पेपर क्वेश्चन भी डिस्कस करने का इरादा है लेबर से रिलेटेड। तो लेकिन दैट विल नॉट बी अ परमानेंट पार्ट। जहाँ पे मुझे एज अ टीचर ज़रूरत लगेगी कि किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ज़रूरत है नंबर्स की, तो वहाँ पे इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन का सहारा लूँगा। बट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ टू रिवाइज द की कॉन्सेप्ट्स जो कि किताब में लिखे हुए हैं, नोट्स में लिखे हुए हैं, और जो पास पेपर्स में कभी टेस्ट हुए हैं उनकी बेसिस पे हम थोड़ी सी अपनी रीकैप, अपनी बेस को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। और उसमें जहाँ पे आपके क्वेश्चंस होंगे, जो इश्यूज होंगे, उनको भी मैं टेकअप करता रहूँगा। आज का लेक्चर हम फिजिकल नहीं ले पा रहे ड्यू टू वेदर कंडीशन, लेकिन चूंकि हमारा एक रिवीजन का टेस्ट शेड्यूल है, वी हैव टू फॉलो दैट, और उसके मुताबिक आई डिसाइडेड कि हम इसको ऑनलाइन इस लेक्चर को मैनेज करें। और कोई इशू होगा तो इंशाअल्लाह कल, अगर मौसमी हालात ठीक हुए तो कल हम फिजिकली मिलेंगे। तो आज के रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होंगे और ऑनवर्ड के क्वेश्चन होंगे, हम उसको क्लास में भी टेकअप कर पाएंगे। या अदरवाइज आपको ये वीडियो फेसबुक पे, यूट्यूब पे मिलेगी, आप वहाँ पे भी क्वेश्चन लिख सकते हैं और उन क्वेश्चंस को मैं आंसर अगर इन राइटिंग में दे पाया तो वहीं दे पाऊँगा। अदरवाइज मैं हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं रिवीजन सेशन के लिहाज से, वहाँ पे मैं वीडियो मैसेज के थ्रू आपको क्वेरी कर दूंगा, या अदरवाइज आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज के थ्रू क्वेश्चंस कर सकते हैं। तमाम हमारे रिवीजन के बच्चों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, जहाँ पे मेरी कोशिश होती है कि मैं तमाम मैक्सिमम क्वेरीज जो है पर्सनली खुद आंसर करूँ। अनलाइक जहाँ पे अक्सर टीएस सपोर्ट कर रहे थे बच्चों को, मेरी कोशिश होती है अपने स्टूडेंट्स को मैं पर्सनली खुद सपोर्ट करूँ। तो जनाब हम बात शुरू करते हैं लेबर कॉस्टिंग के ऊपर। तो लेबर कॉस्टिंग का सबसे पहले हम पास पेपर एनालिसिस देख लें जी। रीसेंट ट्रेंड के मुताबिक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर अटेम्प्ट में इंडिपेंडेंट क्वेश्चन इस पे आ रहा है, बल्कि ये पीछे दो भी मिला लो साथ, तो सिर्फ एक यही अटेम्प्ट है और एक मॉडल पेपर था जहाँ पे ये हमें क्वेश्चन नज़र नहीं आया। बाकी 6 जगह तो ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है। 7 एग्जाम हुए नई स्कीम के तहत, 6 दफ़ा ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ये क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, ये सेक्शन ए का क्वेश्चन है। और दूसरी बात जो यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रही कि जो रेगुलर सेशन के बच्चे हैं उनसे मैं बात कर चुका हूँ कि लेबर कॉस्टिंग से ही रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट लर्निंग कर्व का भी होता है। ये जो एनालिसिस है ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस का है लेबर कॉस्टिंग के एरिया पे। अगर सिर्फ लर्निंग कर्व के कॉन्सेप्ट को जनरली जो टेस्टिंग की जाती है वो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन के साथ की जाती है, आल्दो देयर वाज एन एक्सेप्शन जहाँ पे लर्निंग कर्व पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी लेबर के इंडिपेंडेंट क्वेश्चन में भी लर्निंग कर्व आ गया। दैट वाज ओनली वन एक्सेप्शन, वो मुझे नहीं पता अब ये वाली एक्सेप्शन थी या ये थी, बट नॉर्मली लर्निंग कर्व इन क्वेश्चंस के अलावा डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन में 3-4 नंबर की ट्रीटमेंट आती है, वो इससे हट के है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऑन एवरेज लेबर के एरिया से 10 से 14 नंबर के मार्क्स टेस्ट होते आ रहे हैं, क्योंकि जब लर्निंग कर्व क्वेश्चन कॉन्सेप्ट डिसीजन मेकिंग में जाता है तो 3-4 नंबर वहाँ पे लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट के चले जाते हैं, तो 4 नंबर वहाँ से ऐड हो जाए, 8-10 नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, तो 12-14 नंबर यहाँ पे बन जाते हैं। तो एनीवेज जनाब लेबर कॉस्टिंग के चैप्टर पे बात शुरू करते हैं, जो हमारी किताब में चैप्टर 5 है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेक्शन ए से तकरीबन कंपल्सरी सवाल आप कह सकते हैं। लेबर के रेफरेंस से हमें इस चैप्टर में नॉर्मली रिक्वायर क्या किया जाता है। हमें पता है लेबर दो तरह की होती है, डायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर है, और हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर के रेमुनरेशन और इंसेंटिव प्लान्स क्वेश्चन में दिए जाते हैं, यूजुअली इन द शेप ऑफ ऑप्शन। कि ऑप्शन 1 है हम से पीस रेट पे पेमेंट कर दें, ऑप्शन 2 है से हम आवरली पेमेंट कर दें और साथ इंसेंटिव जोड़ दें। तो हमसे पूछा जाता है बताइए कौन सी ऑप्शन बेहतर है। अक्सर क्वेश्चन में इस अंदाज में सेट किए जाते हैं, और इस तरह क्वेश्चन में हमें फिर देखना पड़ता है कि हम एनुअल कन्वर्जन कॉस्ट कैलकुलेट करें, एनुअल कॉस्ट ऑफ लेबर
प्लस एनुअल ओवरहेड, क्योंकि जब लेबर का टाइम ऊपर नीचे होता है एफिशिएंसी की वजह से तो ओवरहेड पे भी असर पड़ता है। तो हम कन्वर्जन कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं एनुअल बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, जो भी पीरियड हमें दिया गया हो, और जिस ऑप्शन में हमारी एनुअल कन्वर्जन कॉस्ट लो होगी हम उस ऑप्शन को रिकमेंड करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें कॉस्ट मेजरमेंट भी करनी आनी चाहिए। इस चैप्टर में मेनली वही सिखाया जाता है कि डिफरेंट रेमुनरेशन और डिफरेंट इंसेंटिव प्लान के तहत लेबर कॉस्ट कैसे मेजर की जा सकती है, और ओवरहेड्स तो एक एसोसिएटेड कैलकुलेशन बीच में आ जाती है, बट मेनली इस चैप्टर में लेबर कॉस्ट की कैलकुलेशन पे फोकस किया जाता है। देन हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट भी ज़हन में रहना चाहिए कि भाई हमारा मकसद कॉस्ट को कंट्रोल करना है। तो हमें दो ऑप्शन अगर दी जाएँ लेबर रेमुनरेशन की, हमें उन दोनों ऑप्शन या तीनों ऑप्शन के तहत लेबर प्लस रिलेटेड ओवरहेड कॉस्ट कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, ओवरऑल कन्वर्जन कॉस्ट की बात करें। और फिर हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो हमें उस प्लान को, उस रेमुनरेशन स्कीम को, उस इंसेंटिव प्लान को रिकमेंड करना है जहाँ पे ओवरऑल कन्वर्जन कॉस्ट विल बी लीस्ट, क्योंकि वहीं पे कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमम होंगे। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव हमारा होता है कॉस्ट को कंट्रोल करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। अच्छा, ये लेबर के रेफरेंस से लेबर डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, दोनों का रेमुनरेशन और इंसेंटिव प्लान हो सकते हैं। वैसे प्राइमरली इंसेंटिव प्लान तो डायरेक्ट लेबर के लिए बनाए जाते हैं, इनडायरेक्ट लेबर के रेफरेंस से हमें यूजुअली रेमुनरेशन प्लान ही मिलते हैं। और इसके रेफरेंस से हमने एक कैलकुलेशन प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के रेफरेंस से दो टर्म्स पढ़ी हुई हैं कि जब हम लेबर की बात करते हैं तो लेबर के रेफरेंस से अक्सर टर्म यूज़ की जाती है लेबर ने कितनी प्रोडक्शन की। जब हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम आउटपुट यूनिट्स की बात कर रहे हैं। और फिर ये भी कहा जाता है लेबर की प्रोडक्टिविटी क्या रही। जब हम प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू एफिशिएंसी विद विच लेबर इज प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। और इस रेफरेंस की जब हम प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी की बात करते हैं तो बेसिकली प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी होती क्या है? ये आउटपुट जो आपने प्रोड्यूस किए यूनिट्स, उनका रिलेशनशिप टाइम जो उनको बनाने में लगा उससे इसको रिलेट करके स्टडी किया जाता है। जैसे एक वर्कर ने 100 यूनिट्स बनाए 10 घंटे में, वर्कर ए ने 100 यूनिट्स बनाए 10 घंटे में, वर्कर बी ने 100 यूनिट्स बनाए 12 घंटे में। तो इनपुट टाइम इनपुट और आउटपुट यूनिट्स का रिलेशनशिप स्टडी करें तो हम देखते हैं कि वर्कर ए ने 10 घंटे में 100 यूनिट बनाए, वर्कर बी ने 12 घंटे में 100 यूनिट बनाए। तो वर्कर ए ने कम टाइम में सेम यूनिट बना दिए, तो शायद वर्कर ए ने ज़्यादा एफिशिएंसी से काम किया, वर्कर ए की प्रोडक्टिविटी हाई है। तो इनपुट टाइम और आउटपुट यूनिट्स के रिलेशनशिप की स्टडी को प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी कहा जाता है। और इसके लिए हमने ये दो फार्मूलाज बेसिक से सीखे थे। जब हम किसी वर्कर की प्रोडक्टिविटी मेजर करना चाहते हैं तो हम इनमें से किसी एक फार्मूला से प्रोडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन, वर्कर ने यूनिट बनाए कितने, और डिवाइड कर दें इसको स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल टाइम में उसको कितने यूनिट बनाने चाहिए थे। और ये नोट नंबर 1 में हम स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन एक्चुअल आवर्स मेजर करने का तरीका देख रहे हैं। एक्चुअल आवर्स कितने काम किया और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर क्या थी, ये हमें स्टैंडर्ड प्रोडक्शन एक्चुअल आवर मिल जाती है। तो एक्चुअल प्रोडक्शन ओवर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन एक्चुअल आवर्स, दिस गिव्स अस एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल मैं डाटा अगर अज्यूम कर लूँ यहाँ पे मज़ीद इसको बेहतर एलैबोरेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन इन 10 आवर्स इज़ 50। ठीक है जी, ये एक्चुअल प्रोडक्शन है। और साथ ही हम एक और डाटा यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर इज से 6 यूनिट्स। अब हम इसके मुताबिक अगर ये कैलकुलेशन परफॉर्म करें, भाई एक्चुअल प्रोडक्शन हमने कितनी की है 50 यूनिट्स, और स्टैंडर्ड के मुताबिक हमें एक्चुअल आवर्स में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए थे। तो एक्चुअल आवर्स हमने 10 घंटे लगाए और स्टैंडर्ड के मुताबिक हमें 10 घंटों में 60 यूनिट प्रोड्यूस करने चाहिए थे। तो यहाँ से हम एफिशिएंसी देख लेते हैं कि हमने स्टैंडर्ड से कम प्रोडक्शन की, तो 50 डिवाइड विद 60 परसेंटेज इट इज़ 83.33% कि हम वर्कर ने स्टैंडर्ड के मुकाबले में, स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको 10 घंटे में 60 यूनिट बनाने थे, उसने 50 यूनिट बनाए, उसकी एफिशिएंसी लो है 83%। अल्टरनेटिव सेम कैलकुलेशन इस फार्मूला की मदद से भी की जा सकती है। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन कितने घंटे में होनी चाहिए थी, इसके लिए नोट नंबर 2 हमारे पास है।
हम एक्चुअल प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर से डिवाइड कर दें। जैसे हमारे केस में एक्चुअल प्रोडक्शन है 50 यूनिट्स, डिवाइडेड विद स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर से डिवाइड करें तो 50 डिवाइड विद 6 इट गिव्स अस 8.33 आवर्स। ये हमारे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन आ गए। 8.33 आवर्स में 50 यूनिट बनने चाहिए थे, लेकिन 50 यूनिट कितने आवर्स में बने? 10 आवर्स में। तो जनाब इसको मल्टीप्लाई करें 100 से तो ये परसेंटेज अगेन सेम, कि जैसे मैंने कहा था दोनों फार्मूला दे गिव यू द सेम एफिशिएंसी। और यहाँ पे इस परसेंटेज को समझने के लिए अगर हमारी एफिशिएंसी 100% से बिलो आ रही है, वर्कर की एफिशिएंसी 100% से बिलो है, इसका मतलब वर्कर अपने टारगेट से पीछे रह रहा है। जो उसको स्टैंडर्ड टाइम दिया गया था उससे ज़्यादा टाइम ले रहा है प्रोडक्शन करने में। और अगर एफिशिएंसी 100 से ज़्यादा आएगी, इसका मतलब वर्कर स्टैंडर्ड से कम टाइम में यूनिट्स बना लेते हैं, उसकी एफिशिएंसी अबव टारगेट, अबव बेंचमार्क है। तो ये जनाब एक ब्रीफ बैकग्राउंड था प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी के लिए, और उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक कैलकुलेशन थी। अच्छा, अब इस चैप्टर में हमने ओवरऑल पढ़ा क्या है और ये एग्जामिनेबल कैसे होता है, इसकी मैं बिल्कुल ओवरव्यू आपको वैसे तो मैं इनिशियली बता दी। इस चैप्टर में हमने जो पढ़ा है नोट्स में, किताब में हमें डिफरेंट रेम्युनरेशन मेथड्स बताए गए हैं। जैसे यहाँ पे टाइम रेट मेथड है जिसमें ओवर टाइम का जिक्र है, ओवर टाइम प्रीमियम का जिक्र है, पीस वर्क या पीस रेट मेथड है, स्ट्रेट पीस वर्क विद गारंटीड वेज मेथड है। दीज आर डिफरेंट वेज रेम्युनरेशन मेथड। ये मेथड बाय द वे कोई कंप्लीट लिस्ट ऑफ रेम्युनरेशन मेथड नहीं है कि पॉसिबल कितने मेथड एग्जिस्ट करते हैं रियल लाइफ में, उनकी कंप्लीट लिस्ट नहीं है। ये सिर्फ इंडिकेटिव मेथड आपको दिए गए हैं। और आपने अगर अपनी क्लासरूम रेगुलरली पढ़ी है तो आपने देखा है कि पास पेपर क्वेश्चन में इन तीन के अलावा कोई चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां मेथड भी डिस्कस हुआ है। हमें जब भी क्वेश्चन लेबर का आएगा उस क्वेश्चन में मेथड क्लियरली बताया जाता है कि भाई आपने रेम्युनरेशन किस तरह कैलकुलेट करना है। हमें सिर्फ ये जो तीन मेथड यहाँ पे दिए गए हैं ये इलस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए बताए गए हैं कि हमें एक मेथड बताया जाए तो उस मेथड से हम रेम्युनरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो तीन मेथड से हमने कैलकुलेट करना क्लास में सीख लिया, तो चौथा, पांचवा, छठा मेथड एग्जाम में जो आएगा ना उस पर भी हमें रेम्युनरेशन कैलकुलेट करने की एबिलिटी हमें होनी चाहिए। इसी तरह इंसेंटिव पे जब जाएंगे तो 3, 4, 5 मेथड इंसेंटिव प्लान यहाँ पे क्लास में हम जब नोट्स में डिस्कस कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन में कोई छठा, सातवां, आठवां मेथड हमें एग्जामिनर बताता है कि भाई हमारी कंपनी की पॉलिसी इस तरीके से इंसेंटिव देने की है। तो जब आप क्लास में, नोट्स में, किताब में 4-5 मेथड से इंसेंटिव प्लान अगर दिया जाए, उनकी अमाउंट कैलकुलेट करना सीख लेते हो, तो छठे, सातवें, आठवें तरीके की डिटेल आपको दे दी जाए तो वो भी आप कैलकुलेट कर पाओगे, प्रोवाइडेड आपने क्वेश्चन को पढ़ना सीखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा होगा प्रिसाइजली कि रेम्युनरेशन किस बेसिस पे है, आवरली है, यूनिट्स है, ओवरटाइम है, ओवरटाइम के रेट्स क्या हैं, प्रीमियम क्या है, सब कुछ बताया होगा उसने, यूनिट बेस्ड है, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। हमें सिर्फ एबिलिटी चाहिए कि हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और जिस तरह उसने कहा है, जो बेसिस बताई हैं, उस बेसिस पर रेम्युनरेशन कैलकुलेट करके एग्जामिनर के सामने रख दे। भाई अगर ऑप्शन 1 पे जाओगे तो सालाना या माहाना रेम्युनरेशन वर्कर्स का इतना बनेगा, और ऑप्शन 1 पे सालाना या माहाना उनके वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट इतनी बनेगी। फिक्स ओवरहेड को जनरली हम कंसिडर करते नहीं हैं क्योंकि फिक्स ओवरहेड दे रिमेन फिक्स्ड, अगर कम हो ज़्यादा हो वो तो फिक्स ही रहते हैं। हम नॉर्मली वेरिएबल ओवरहेड पे फोकस कर रहे होते हैं लेबर के क्वेश्चन में, क्योंकि जैसे मैंने कहा डिफरेंट हमें रेम्युनरेशन और इंसेंटिव मेथड्स दिए जाते हैं और हमसे पूछा जाता है बताइए कौन सा रेम्युनरेशन या इंसेंटिव मेथड कंपनी के लिए बेहतर है। तो उसकी मैं ऑलरेडी इनिशियल डिस्कशन में आपको कह चुका हूँ। तो यहाँ पे जब हमारा ये जैसे एक टाइम रेट मेथड है कि भाई पर आवर पेमेंट करते हैं आप, तो जितने घंटे काम किया इनटू रेट सैलरी आ गई। फिर यहाँ पे एक ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट आता है कि एक नॉर्मल वर्किंग आवर्स में काम किया जाए तो नॉर्मल रेट पे होगा, लेकिन नॉर्मल वर्किंग आवर्स से बियॉन्ड काम किया जाए, जैसे दिन में 8 घंटे दिन में वर्किंग आवर्स होते हैं, तो 8 घंटे काम कर रहे हो दिन में तो रेट है से 200 रुपये पर आवर। लेकिन ओवर टाइम काम कर रहे तो यूजुअली ओवर टाइम इज पेड एट प्रीमियम। पूरी दुनिया का असूल है कि एक्स्ट्रा टाइम जब आप नॉर्मल आवर से ज़्यादा देते हैं तो उसका रेट फ़र्क होता है दुनिया में। तो मे बी 50%, 20%, 100% प्रीमियम पे किया जाता है, और प्रीमियम का मतलब नॉर्मल रेट से एक्स्ट्रा।
तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ओवर टाइम का जो प्रीमियम पे किया जाता है, जो प्रीमियम है, इसकी काउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए? क्योंकि बेसिक बेस तो डायरेक्ट लेबर ही है आपकी, जो डायरेक्ट वर्कर को आप पे कर रहे हो। प्रीमियम की ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए? क्या वो भी डायरेक्ट लेबर में जाना चाहिए या नहीं? तो उसके बारे में हमारे पास गाइडलाइन है कि अगर हम जो ओवर टाइम पे करते हैं वो रूटीन में है, मतलब कुछ इंटरनल रीज़न की वजह से अक्सर ही हमारी मशीन टूट जाती है, अक्सर हमारा स्टॉक आउट हो जाता है, अक्सर ही हमारा पावर ब्रेक डाउन हो जाता है और हमें ओवर टाइम करना ही पड़ता है कस्टमर की डेडलाइन को मीट करने के लिए। सो अगर हम रूटीन में ही ओवर टाइम करते हैं कुछ इंटरनल फेलियर की वजह से, इंटरनल कॉजेज़ की वजह से, तो ओवर टाइम प्रीमियम इज़ ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट कॉस्ट, मतलब वो ओवरहेड में हम उसको डाल देते हैं। लेकिन बात का ऐसा होता है ओवर टाइम कस्टमर की रिक्वेस्ट पे लगाया जाता है, हमारी तरफ कोई ब्रेकडाउन नहीं आता, लेकिन कस्टमर कह रहा है जी मुझे इमरजेंसी में कल ही डिलीवरी चाहिए, तो हम उसको कहते हैं भाई कल डिलीवरी करेंगे तो वर्कर से हमें ओवर टाइम करवाना पड़ेगा, हमें उसकी एक्स्ट्रा तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो कस्टमर में से कि जी मैं बर्दाश्त कर लूँगा एक्स्ट्रा तनख्वाह, आप ओवर टाइम कराएं, मुझे कल डिलीवरी चाहिए। तो कस्टमर की रिक्वेस्ट पे जब ओवर टाइम लगता है तो ओवर टाइम प्रीमियम भी पार्ट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट होता है। तो बस ये ख्याल रखना है, ओवर टाइम डायरेक्ट कॉस्ट भी हो सकता है, ओवर टाइम इनडायरेक्ट कॉस्ट भी हो सकता है, हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बात का हमसे कहा जाता है इस अंदाज में कि भाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करके दो। हमें दिन बाद का हमें कहा जाता है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल के दो, तो हमें याद रखना है कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट में हमें ओवरहेड चाहिए और ओवरहेड में ओवर टाइम प्रीमियम जा सकता है। सो वी नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। पीस वर्क होता है जनाब, कितने यूनिट बनाए उस हिसाब से उसको तनख्वाह दे दो। पीस वर्क विद गारंटीड वेज होते हैं, जिसमें मिनिमम गारंटीड सैलरी है कि कम यूनिट बनवाएंगे तो फिर भी हमें इससे तनख्वाह गारंटीड देनी ही देनी है। ठीक है जी। इंसेंटिव प्लान हमने डिफरेंट पढ़े थे, मैं इनकी इंडिविजुअल डिस्कशन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने कहा आपको एग्जाम में जो भी इंसेंटिव प्लान आएगा उसकी डिटेल एग्जाम क्वेश्चन में बताई जाती है कि कंपनी के इंसेंटिव की, बोनस की पॉलिसी क्या है। हमें सिर्फ उस क्वेश्चन को पढ़ के उसके मुताबिक कैलकुलेशन परफॉर्म करनी आनी चाहिए, और उसके लिए मैं एक कंप्रीहेंसिव पास्ट पेपर का क्वेश्चन आप लोगों से ज़रूर डिस्कस करूंगा इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाने के लिए, ताकि एक आइडिया देने के लिए क्वेश्चन कैसा हमें एग्जाम में आता है। अच्छा, लेबर कॉस्ट से रिकॉर्डिंग से रिलेटेड भी हमें क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये बेसिक सी एंट्रीज़ हैं, 2-3 एंट्रीज़ हैं जो आपने अकाउंटिंग में भी आई बिलीव सीखी हुई हैं, आपने इंट्रो टू अकाउंटिंग में भी ये पढ़ा होगा। हमारे सिलेबस में भी यहाँ पे डाला गया है कि लेबर कॉस्ट को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, और हमने रूटीन सेशन में भी इसको रिपीटेडली इन एंट्रीज़ को इस्तेमाल किया हुआ है डिफरेंट क्वेश्चन में, इलस्ट्रेशन में। लेबर कॉस्ट की एंट्री पहली जब होती है, दैट इज़ द रिकॉर्डिंग एक्सपेंस, वेज एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना, दैट इज़ द फर्स्ट एंट्री, जिसमें सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है और क्रेडिट किया जाएगा अगर कोई टैक्स विदहोल्ड किया है, विदहोल्डिंग टैक्स, इनकम टैक्स पेएबल टू द गवर्नमेंट। क्रेडिट किया जाएगा लोन्स, हमने किसी वर्कर ने ऑलरेडी हमसे कोई लोन लिया हुआ है तो लोन हमारी बैलेंस शीट में एसेट खड़ा हुआ है, हमने वो एसेट एम्प्लॉई से रिकवर करना है, तो ये पार्शियल उसकी रिकवरी होती है। ये जब आप लोन को क्रेडिट करते हो तो डेबिट बैलेंस, एसेट बैलेंस रिड्यूस होता जाता है। हर महीने हमारी एम्प्लॉइज से अंडरस्टैंडिंग के तहत कुछ डिडक्शन सैलरी से होती है, तो ये हमने सैलरी उसको पे नहीं करनी, ये इसका लोन ऑलरेडी ये पे किया हुआ है उसको क्रेडिट कर देते हैं, लोन बैलेंस रिड्यूस हो जाता है। कोई और डिडक्शन है, कुछ एम्प्लॉइज़ के कंटीन पास का सर्विस यूज़ कर रहे होते हैं, उसके बिल कंपनी ने पे किए होते हैं, उसके रिलेटेड कोई डिडक्शन आ जाती है। कुछ और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को पे करना होता है, उसके लिए रिलेटेड कोई डिडक्शन हो सकती है, जो हम करेंगे तो वो पेएबल होगा या रिकवरी होगी ऑफ द कॉस्ट, वो क्रेडिट किया जाएगा। और फाइनली एम्प्लॉई को कितने पैसे देने हैं वो सैलरीज पेएबल इस तरह रिकॉर्ड किया जाता है। तो पहली एंट्री है सैलरी एक्सपेंस रिकॉर्ड करना कि फॉर द पीरियड एक्सपेंस कितने हैं, इसमें से कितना गवर्नमेंट को देने हैं, कितना ऑलरेडी एम्प्लॉइज़ को दे चुके हैं, कितना किसी थर्ड पार्टी को देना है और कितना एम्प्लॉइज़ को देना है, खर्चा कितने हैं और पेमेंट कैसे हो चुकी है या होनी है, ये क्रेडिट्स आगे। फिर उसकी चार्जिंग सैलरीज एंड वेजेस टू द रेलिवेंट अकाउंट, ये एंट्री भी कई दफा हमने पास की हुई है कि भाई ये टोटल सैलरी का खर्चा था, इसमें से जो डायरेक्ट वेजेस हैं वो वर्किंग प्रोसेस को चली जाती हैं, जो इनडायरेक्ट प्रोडक्शन वेजेस हैं वो एफर्ट्स को चली जाती हैं, और बाकी एडमिन स्टाफ की सैलरीज, सेलिंग स्टाफ की सैलरीज सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस को डेबिट हो जाती हैं। सो ओवरऑल मंथली हमने वर्कर को जो सैलरी दी वो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, फिर वो सैलरी जिस मद में की गई उस मद में रेलिवेंट अकाउंट को हम डेबिट कर रहे होंगे। ये अगेन बातें हमारी कई दफ़ा रूटीन में होती हैं, बट इट्स वेरी सिंपल रिव्यू है जो मैं एंट्रीज़ का आपको दे रहा हूँ। और आखिरी एंट्री पेमेंट की होती है, भाई ये जो सैलरी पेबल आपने खड़ा किया था एम्प्लॉइज़ को, इसकी पेमेंट कर दी जाती है कैश एंड बैंक से, डेबिट क्रेडिट। तो ये हमारी रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्री है। हमें इस पे भी क्वेश्चन मुझे लगता है मादी में शायद एक आध आया हुआ, ज़्यादा नहीं आया हुआ, एक आध शायद एंट्री लेबर की रिकॉर्डिंग के ऊपर आई हुई है। मेन फोकस एग्जामिनर का हमारा
लेबर कॉस्ट की कैलकुलेशंस पे हैं, उनके रेमोरेशन, उनके इंसेंटिव पे रहता है, ठीक है। बट एंट्री के लिए भी हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। और यहाँ पे मैं फिर वो बात कर दूँ, रिवीजन करोगे किताब में तो ये एंट्री नज़र से गुजरेगी, पास पेपर में शायद ये एंट्री नज़र आए आपको। अच्छा, इससे रिलेटेड एक ही कैलकुलेशन लेबर में जो हमें डिफरेंट एग्जाम क्वेश्चन में रेगुलरली टेस्ट होती है, दैट इज चेंज इन लेबर कॉस्ट विद द चेंज इन एफिशिएंसी। आप अक्सर एग्जामिनर क्वेश्चन जो करते हो उनमें ये वर्किंग टेस्ट होती है कि जी हमारे वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी या वर्कर की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो बताइए हमारी लेबर कॉस्ट पर यूनिट पे क्या असर पड़ता है। तो अब हम थोड़ी सी क्योंकि इस मामले में बच्चे अक्सर थोड़ा कमज़ोर रह जाते हैं, मैं भी बड़ा रेगुलरली क्लास में ऑब्जर्व करता हूँ कि जहाँ पे परसेंटेजेस प्रोपोर्शंस को लेके वैल्यूज़ की एडजस्टमेंट की बात आती है, स्टूडेंट्स थोड़ा मेंटल मैथ में कमज़ोर रहते हैं और मेंटली चूँकि इतना उस तरह के बेसिक मैथ में कमज़ोर होते हैं तो इनकी परफॉर्मेंस भी क्वेश्चन में इतनी अच्छी नहीं आ पाती। जबकि मेरे हिसाब से कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में टू डू वेल आपको परसेंटेजेस प्रपोर्शंस से डील करने पे ख़ास कमांड होनी चाहिए। मैं अपनी क्लास में इसीलिए स्पेशल सेशंस रखता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, मार्कअप, मार्जिन के ऊपर। अलग से एक्टिविटीज़ प्लान होती हैं, टाइम डेडिकेट किया जाता है। इसी तरह लास्ट रिवीजन सेशन अगर आपने लिया तो उसमें मटेरियल वेस्टेज के रेफरेंस से कुछ एक्टिविटीज़ प्लान की गई। ये तो रिवीजन सेशन है इसलिए लिमिटेड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मतलब अदरवाइज क्लास में हम 8-10 एक्टिविटीज़ करते हैं, होम असाइनमेंट में 8-10 एक्टिविटीज़ दी जाती हैं बच्चों को रेगुलर सेशन में। तो हमने मटेरियल वेस्टेज में ऊंच नीच हो उसका मटेरियल कॉस्ट पे क्या असर पड़ता है, क्वांटिटी पे, रेट पे, उसको हमने डिस्कस किया। और आज उसी रेफरेंस से हम एक और कैलकुलेशन देखते हैं क्योंकि हम लेबर की बात कर रहे हैं। तो अगर लेबर की एफिशिएंसी में ऊंच नीच आए, लेबर एफिशिएंसी कैसे मेजर करते हैं हमने उसको देखा था, तो उसमें अगर ऊंच नीच आए, कोई बेहतर लेबर एफिशिएंसी बढ़ जाए, लेबर एफिशिएंसी कम हो जाए, तो उसका हमारी लेबर कॉस्ट पर यूनिट पे क्या असर पड़ता है, ठीक है, वो हम देखने जा रहे हैं। विद रेफरेंस टू लेबर एफिशिएंसी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिनेरियो जिनसे हमें डील करना पड़ता है। 2 तरह के सिनेरियोज हैं जिसमें एग्जामिनर हमें लेबर एफिशिएंसी में चेंज, बेहतरी या कमी बताता है। तो हम दोनों सिनेरियोज को, ये केस 1 केस 2 के अंदाज में मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है। तो हम पहले केस 1 देखते हैं जिसको सिनेरियो 1 आप कह सकते हैं कि लेबर एफिशिएंसी में चेंज आए तो हमारी मटेरियल कॉस्ट पे क्या असर पड़ता है। बेसिकली एफिशिएंसी में चेंज आने से टाइम बदलता है और टाइम इनटू रेट लेबर कॉस्ट होती है, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल लेबर कॉस्ट की कहानी। तो अब टाइम में जो रिवाइज टाइम है एफिशिएंसी बदलने से कैसे निकाला जाए। अच्छा जी, पहला केस आता है जिसमें एग्जामिनर हमें केस प्रेजेंट करता है कि लेबर एफिशिएंसी will increase or decrease by say 20%। मतलब दोनों केसेस में इसी तरह आपको बता देता हूं। हमें कह सकते हैं कि जी लेबर एफिशिएंसी हमारी 20% से बढ़ जाएगी, या कहेगा लेबर एफिशिएंसी 20% से कम हो जाएगी। पहली बात तो ध्यान में रखें, एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब क्या है कि वर्कर कम टाइम में प्रोडक्ट बना लेगा। एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब है लेबर टाइम रिड्यूस होगा। और एफिशिएंसी कम होने का मतलब क्या है, वर्कर विल टेक मोर टाइम टू मेक द यूनिट। सो एफिशिएंसी बढ़ने से लेबर टाइम कम होता है और एफिशिएंसी कम होने से लेबर टाइम बढ़ता है। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, और इसकी एडजस्टमेंट बड़ी ही आसान है। अगर आपकी लेबर एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो हमने जैसे बात की लेबर एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब टाइम में कम होना है, तो आपने सिंपली रिवाइज टाइम कैसे निकालने हैं, करंट लेबर टाइम देखिए और 1 माइनस इंक्रीज इन एफिशिएंसी। फॉर एग्जाम्पल आपको बताया जाता है करंट लेबर टाइम आपका 20 आवर्स पर यूनिट है, और जैसे हम पहला केस देखें लेबर एफिशिएंसी में 20% इजाफा आ गया। 20% इजाफे का मतलब टाइम ने कम होने, कितना कम होने हैं, 1 माइनस 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो, 80% टाइम रह जाएगा, मतलब 16 आवर्स टाइम रह जाएगा। एफिशिएंसी ने बढ़ना है तो भाई टाइम ने कम होना है। 20% से एफिशिएंसी बढ़ रही है तो इसका मतलब है टाइम ने 20% से कम हो जाना है। इट इज़ वेरी सिंपल एडजस्टमेंट, कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं है। एंड अगर एफिशिएंसी में कमी है तो टाइम ने बढ़ जाना है। 20% से एफिशिएंसी कम हो रही है तो 20% से टाइम ने बढ़ जाने हैं। ये केस बनेगा 20 आवर्स इंटू 1 प्लस 20%, या 0.2 कर लीजिए, ये बन जाएगी जी 24 आवर्स। सो इट्स वेरी सिंपल एडजस्टमेंट। और रिवाइज टाइम आ जाए इंटू रेट, रेट रिवाइज हुआ या नहीं हुआ उसकी डिस्कशन में हम नहीं जाते, टाइम इंटू रेट कर दोगे तो ये आपकी कॉस्ट आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बेटा तवज्जो दिला दूँ,
हमने एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमें देखेंगे पास पेपर, अगर आप करोगे रिवीजन प्रैक्टिस तो ये एडजस्टमेंट्स, ये डाटा इस अंदाज में आपको एग्जाम में क्वेश्चन में नज़र आएगा। और तमाम क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ऐसे ही की गई है जैसे मैंने करके दिखाई है आपको, लेकिन एक आईकैप का क्वेश्चन है जिसमें ये एडजस्टमेंट रॉन्गली की गई है। वो क्वेश्चन हो सकता है, मुझे लगता है आज हमने क्लास में मैंने सोचा था क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा, शायद वो वही क्वेश्चन है, उसमें ये एडजस्टमेंट रॉन्गली की गई है। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे फिर क्लियर कर दूँ, बड़ा कम होता है लेकिन कभी ना कभी आईकैप के सोल्यूशन में हमें गलती नज़र आ जाती है। इसलिए मैं बच्चों को बड़ा इनकरेज करता हूं कि आईकैप के सोल्यूशन को देख के चीज़ें ना सीखो, चीज़ें सीखो क्लासरूम डिस्कशन से, चीज़ें सीखो किताब से, चीज़ें सीखो नोट से। वहाँ से जो सीखते हो वो आईकैप के क्वेश्चन पे अप्लाई करो। और अगर क्वेश्चन आपका आंसर आईकैप का आंसर फ़र्क है, प्रिंसिपल जो किताब से पढ़े हैं उसके ऊपर जज करो, उस पर वे करो। अगर बात समझ आ जाए कौन ठीक है कौन गलत है, ठीक तो मान ली। अगर बात समझ नहीं आ रही, आपको लग रहा है जी आपकी नज़र में आईकैप का सलूशन किताब के असूल पे पूरा नहीं उतर रहा, तो या तो उसको कॉन्फिडेंस से गलत मान लो, अगर नहीं मान सकते तो टीचर से पूछ लो, वो आपको क्लैरिटी दे देगा। लेकिन कभी भी ऐसा सलूशन आपको कहीं मिले, किसी जगह आईकैप का है या अदरवाइज है, जो आपकी किताब की लर्निंग से, क्लासरूम लर्निंग से मैच नहीं कर रहा, उसको कभी एक्सेप्ट ना करो, हजम ना कर लो कि भाई जैसा है याद कर लो, बेशक किताब से नहीं मिलता, असूलों से नहीं मिलता, फार्मूले से हल नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं रटा लगा लो, तो भाई वो गलत हो सकता है। काइंडली कंफर्म फ्रॉम योर टीचर। तो जैसे मैंने कहा ये कैलकुलेशन नाइस सिंपल है। एफिशिएंसी का चेंज लेबर टाइम पे कैसे असर डालता है, उसकी एडजस्टमेंट आपके सामने मैंने दिखाई, और फिर मैं वॉर्न कर दिया कि ये एडजस्टमेंट आईकैप के एक सोल्यूशन को है, शायद वो सवाल हम आज देख लें, उसमें ये एडजस्टमेंट गलत हुई हुई है, बाकी जगह सब जगह ठीक है। ये ट्रीटमेंट ये जैसे आपको सिखाई ऐसे सारे सोल्यूशन बने हुए हैं, एक सोल्यूशन गलत है। अच्छा एनीवेज, हमारे पास छोटी सी इसकी एक्टिविटीज़ हैं जी, दो एक्टिविटीज़ हैं इस तरह की, उनको देख लेते हैं। करंट लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट अल्फा इज़ 5 आवर इंटू 20 रुपीज़, मतलब करंट लेबर कॉस्ट है ₹100 पर यूनिट, ठीक है जी। कैलकुलेट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट अल्फा इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोज। इन दो सिनेरियो में रिवाइज लेबर कॉस्ट निकालिए। एफिशिएंसी 15% से बढ़ गई और रेट 10% से बढ़ गया। एफिशिएंसी 15% से बढ़ गई, रेट 10% से बढ़ गया। तो जनाब हमने सीखा क्या है, लेबर कॉस्ट होती क्या है, आवर इंटू रेट। आवर भी बदल गए और रेट भी बदल गया, तो रिवाइज आवर ले लो, रिवाइज रेट ले लो, रिवाइज कॉस्ट आ जाएगी। तो जनाब हम सबसे पहले रिवाइज आवर की बात करें, उसने कहा जी 15% से एफिशिएंसी बढ़ी, इसका मतलब टाइम 15% से कम हो गया। तो जब हमारा टाइम जो अब रिवाइज होकर जाएगा वो 5 आवर इंटू 1 माइनस 15%, ये रिवाइज टाइम आ गया जनाब। और रिवाइज रेट, उसने कहा जी रेट ने 10% से बढ़ना है, तो पुराना रेट 20 था, 10% से बढ़ना है तो 1.1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। लीजिए जी ये कहानी है, यहाँ से हम लेबर कॉस्ट रिवाइज अपनी डिटर्मिन कर सकते हैं। मैं कैलकुलेशन में नहीं जाता, इट इज़ वेरी सिंपल। मैंने आपको रिवाइज टाइम दे दिया, रिवाइज रेट दे दिया, लेबर कॉस्ट हमारी टाइम इंटू रेट होता है। दूसरा केस, एफिशिएंसी 5% से कम हो रही है, एफिशिएंसी कम होती है तो टाइम बढ़ता है, रेट 5.5% से बढ़ रहा है। तो भाई एफिशिएंसी कम हो रही है तो टाइम ने बढ़ना है, पहले टाइम था 5 घंटे, अब 5% एफिशिएंसी कम होगी तो टाइम ने 5% बढ़ जाना है। 1.05 कर लो या 1 प्लस 0.05 कर लो, एक ही बात है, ठीक है जी। ये जी हमारा टाइम हो गया रिवाइज, और रेट पहले 20 था, अब उसने कहा जी 5 है या 5% बढ़ गया है तो 1.055 आप ऐसे लिख दो। मैं इसको भी बाय द वे आपको पता है ना, हम इसको 1.05 भी लिख सकते थे, एक ही बात थी ये। मैं इसको यहाँ पे 0.85 भी लिख सकता था, मैथमेटिकली एक ही बात है। ये तो मेरे ऊपर मैं कैसे प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है जी। टाइम ने 15% कम होने हैं, टाइम ने 5% बढ़ना है, रेट ने 10% बढ़ना है, रेट ने 5% बढ़ना है। सो कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी रिवाइज टाइम इंटू रिवाइज रेट। ये कैलकुलेशन है जनाब हमारे पास सिनेरियो 1, एफिशिएंसी चेंज से डील करना, सिनेरियो नंबर 1। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे दूसरे सिनेरियो के ऊपर। जैसे मैंने कहा था लेबर एफिशिएंसी से डील करने के दो सिनेरियो है। दूसरे सिनेरियो पे बात करते हैं जो थोड़ा सा कह लें, आप कह लें कि इसके मुकाबले में एक स्टेप तरह उसकी डिग्री कॉम्प्लिकेशन मैथमेटिक्स की थोड़ी ज़्यादा है। ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था ना कि जी एफिशिएंसी में इजाफा, टाइम में कमी, एफिशिएंसी में कमी, टाइम में इजाफा। तो जितने % एफिशिएंसी में इजाफा उतने % टाइम में कमी।
जितने परसेंट एफिशिएंसी में कमी उतने परसेंट टाइम में इजाफा। दिस वाज वेरी सिंपल एडजस्टमेंट। दूसरा केस होता है जनाब जिसमें हमें एग्जामिनर 2 एफिशिएंसी लेवल देता है। उसमें बताता जी करंट एफिशिएंसी से 80% है, लेकिन एफिशिएंसी बढ़ के 80 से 90 पे चली जाएगी। अब एफिशिएंसी 80 से 90 पे जाने का मतलब 10% इजाफा इन एफिशिएंसी नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। या अदरवाइज एफिशिएंसी 90% है और एफिशिएंसी 90 से कम हो गए 80 पे आ जाएगी। सो 2 एफिशिएंसी रेट दिए जाते हैं क्वेश्चन में, करंट एफिशिएंसी रेट भी गिवन है, रिवाइज एफिशिएंसी रेट भी गिवन है। सो आई होप यू आर एबल टू डिफरेंशिएट नाउ टू सिनेरियोज। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट बताई थी ना कि लेबर एफिशिएंसी में इजाफा होगा या कमी होगी, ठीक है, इसी तरह मैं इसकी भी स्टेटमेंट बता दूं कि लेबर एफिशिएंसी will improve from 80% to 90% or will improve from 80 to 90% or will reduce from 90% to 80%। मतलब हमें इन शॉर्ट 2 रेट्स एफिशिएंसी के दिए जाएंगे। ये सेकंड सिनेरियो है कि एफिशिएंसी के 2 रेट्स दिए जाएं। तो इस केस में फिर हम लेबर के टाइम को कैसे एडजस्ट करते हैं। अच्छा, इसके रेफरेंस से आपको एक बात याद रखनी है, जब हमें एफिशिएंसी के 2 रेट ऐसे दिए जाते हैं तो इसके रेफरेंस से हमें एक कैलकुलेशन और समझने की ज़रूरत है, जिसकी हमें पिछली क्वेश्चन में इसको देखने की ज़रूरत पड़ी नहीं थी। वहाँ पे हम इसको देख कर कैलकुलेट परफॉर्म कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि हमें करंट एफिशिएंसी है क्या ये पता नहीं था। वहाँ पे सिर्फ ये बताया गया था हमारी एफिशिएंसी पहले जो भी थी उससे 20% से ज़्यादा होगी, पहले जो भी थी उससे 50% कम होगी, पहले क्या थी कितने परसेंट थी वो हमें बताया नहीं गया, लेकिन यहाँ पे बताया गया है। तो जब हमें एफिशिएंसी लेवल अपना पता हो कि हमारी एफिशिएंसी लेवल है क्या, तो वहां से हम लेबर के टोटल टाइम में से प्रोडक्टिव टाइम निकाल सकते हैं। जैसे मुझे अगर बताया गया है मेरी एफिशिएंसी 80% है, 1 यूनिट बनाने में 10 घंटे लगे और मेरी एफिशिएंसी 80% है, तो हम इसको ऐसे स्टडी कर सकते हैं कि टोटल टाइम तो लग रहा है 10 घंटे, लेकिन एफिशिएंसी 80% का मतलब है ये फार्मूला मेरे ख्याल है मैं शायद लिखने में गलत लिख गया हूं कि ठीक लिखा हुआ। लेट मी असेस करंट लेबर टाइम 1 माइनस करंट एफिशिएंसी। नो, मैंने फार्मूला बेटा गलत कर दिया, थोड़ा सा इसको हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत है। 1 टोटल लेबर टाइम मल्टीप्लाइड विद एफिशिएंसी रेट, मल्टीप्लाइड विद एफिशिएंसी रेट। ये फार्मूला बेटा हमें ठीक करने की ज़रूरत है। मैं आपसे जो शेयर करूँगा इसके नोट्स, उसमें मैं इसको अमेंड कर दूँगा। ठीक है जी। 1 ये जी एफिशिएंसी है, 1 माइनस नहीं है, ये हमारा एफिशिएंसी है। ठीक है जी। ये फार्मूलाज मैं नोट्स में आपसे शेयर कर लूँगा। तो बहरहाल करंट टाइम इनटू 80%, इसका मतलब हमारा जो प्रोडक्टिव टाइम है वो है 8 आवर्स। लेबर को हम 10 घंटे की तनख्वाह दे रहे हैं, लेकिन लेबर 80% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है। तो 80% एफिशिएंसी का मतलब है कि लेबर का प्रोडक्टिव टाइम 8 घंटे है, नॉन प्रोडक्टिव टाइम 2 घंटे। अच्छा, यहाँ पे बेटा अब एक चूंकि आपका नॉलेज थोड़ा ज़्यादा होता है ना, तो अक्सर बच्चे उसको मिक्सअप कर जाते हैं आइडल टाइम से। आइडल टाइम नॉन प्रोडक्टिव टाइम है, लेकिन हमारी इस कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं है। जब हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं वर्किंग टाइम में से प्रोडक्टिव कितना है, नॉन प्रोडक्टिव कितना है। कि वर्कर काम में बिजी है, लेकिन काम में हाथ चलाते ही जाते हैं ब्रेक ले रहा है कि थक गया अभी हाथ मेरा, तो वो जो ब्रेक है वो आइडल टाइम में नहीं आ जाती, वो नॉन प्रोडक्टिव टाइम में आ जाती है। जो वर्कर स्ट्रांग है, जिनका स्टेमिना ज़्यादा है, उनका नॉन प्रोडक्टिव टाइम कम होगा। जो वर्कर थोड़े से कमज़ोर हैं, इनएफिशिएंट है थोड़े से, उनका नॉन प्रोडक्टिव टाइम ज़्यादा होगा। काम तो कर रहे हैं लेकिन हाथ चलाते ज़्यादा थक गया, ब्रेक ले ली। एक बच्चे ने 20% ब्रेक ली है, 80% काम किया। दूसरे वर्कर ने 10% ब्रेक ली है और 90% काम किया। तो प्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव और आइडल। आइडल टाइम तो यह कि मशीन ही बंद होगी, स्टॉक खत्म हो गया, मशीन बंद होगी, तो आप मैंडेटरी मजबूरी में या मैंडेटरीली वेट कर रहे हैं, वो है आइडल टाइम। नॉन प्रोडक्टिव टाइम और आइडल टाइम का फर्क ध्यान में रखना है। हम यहाँ पे प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। तो हमने कहा जी हमारा प्रोडक्टिव टाइम 8 घंटे होता है। लेबर की जो तनख्वाह, जो लेबर की कॉस्ट होती है, वो हमेशा टोटल टाइम पे बेस की जाती है, प्रोडक्टिव टाइम पे बेस नहीं की जाती। ठीक है जी।
मैंने तनख्वाह 10 घंटे की दी है, प्रोडक्टिव 8 घंटे था, नॉन प्रोडक्टिव 2 घंटे थे, लेकिन लेबर कॉस्ट 10 घंटे पे बेस किया जाएगा टोटल टाइम पे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि रिवाइज लेबर टाइम कैसे निकाला जाएगा। जब मुझे बताया गया ये केस कि भाई 80% से 90% पे एफिशिएंसी चलेगी, तो फार्मूला क्या है, करंट टोटल टाइम इनटू करंट एफिशिएंसी ओवर रिवाइज एफिशिएंसी। हमारे केस में करंट टोटल टाइम 10 है, इनटू करंट एफिशिएंसी 80% है, डिवाइडेड विद रिवाइज एफिशिएंसी 90% है। एफिशिएंसी बढ़ी है ना, एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब क्या है कि टाइम पर यूनिट कम लगना चाहिए। तो हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं जी। 10 इंटू 80% divided with 90%, it comes to 8.88। आप देख सकते हैं हमारा लेबर टाइम जो पहले 10 घंटे था, एफिशिएंसी बढ़ने से रिड्यूस हो गया 8.88 पे। एग्जामिनर बाज का हमें करंट टोटल टाइम देता है और करंट एफिशिएंसी दे देता है, तो हम टोटल टाइम से ये प्रोडक्टिव टाइम बनाते हैं और प्रोडक्टिव टाइम को रिवाइज एफिशिएंसी से डिवाइड करके रिवाइज टोटल टाइम निकाल लेते हैं। लेबर कॉस्ट हमेशा टोटल टाइम पे बेस करती है, लेकिन बाज़ का हमें क्वेश्चन ऐसे भी मिलते हैं जिनमें एग्जामिनर करंट प्रोडक्टिव टाइम दे देता है और बताता है करंट प्रोडक्टिव टाइम 8 घंटे है, करंट एफिशिएंसी 80% है, रिवाइज एफिशिएंसी 90% है। तो भाई ये प्रोडक्टिव टाइम है भाई, इसको दोबारा करंट एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई नहीं कर देना। टोटल टाइम होता है तो उसको एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्टिव बनाना है। जब ये ऑलरेडी प्रोडक्टिव है तो हमने सिर्फ इसको रिवाइज एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना है 90% या 0.9 से, तो हम यहां से टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, तो फार्मूला आप ये इस्तेमाल करो रिवाइज लेबर टाइम के लिए, या ये इस्तेमाल करो, एक ही बात है। दोनों फार्मूला दे बोथ विल गिव यू द सेम रिजल्ट। ठीक है जी, तो मैंने स्लाइड में इनिशियली फार्मूला थोड़ा एरर आ रही थी, मैंने उसको अपडेट कर दिया। मैं एक तो फिर आपके सामने फार्मूलाज सिर्फ बाकी सारा मैं डाटा अब ये क्लियर कर देता हूँ ताकि फार्मूला एक तो फिर आपके सामने आ जाए सही शेप में जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, ये है जी आपका फार्मूलाज। प्रोडक्टिव टाइम क्या है, टोटल टाइम इनटू एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड विद एफिशिएंसी। टोटल लेबर टाइम इनटू एफिशिएंसी, ये आपका प्रोडक्टिव टाइम का तरीका है। और रिवाइज करना हो तो उसके लिए जनाब हमारे पास ये फार्मूलाज हैं। मैं इसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करके आपके सामने ज़रा प्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये फार्मूलाज मैंने रेक्टिफाई करके आपके सामने प्रेजेंट कर दिए और नोट्स आपको इंशाल्लाह मिलेंगे, वो अपडेटेड ही आपको मिलेंगे। ठीक है जी, तो ये कैलकुलेशंस होगी और इस कैलकुलेशन के रेफरेंस छोटी सी एक्टिविटीज़ भी हमारे पास अवेलेबल हैं, इसको भी परफॉर्म कर लेते हैं। करंट लेबर कॉस्ट पर यूनिट इज़ 5 आवर इंटू 20, इट इज़ ₹100 पर यूनिट। और यहाँ पे फिर जैसे मैं कॉन्सेप्ट बताया, ये लेबर कॉस्ट है, कॉस्ट हमेशा टोटल लेबर टाइम पे बेस करती है। टोटल लेबर टाइम आ गया 5 घंटे। ठीक है, जैसे हम मटेरियल की बात करते थे ना कि ग्रॉस क्वांटिटी पे लेबर मटेरियल कॉस्ट बेस करती है, इसी तरह लेबर भी ग्रॉस आवर्स पे, जिसमें नॉन प्रोडक्टिव टाइम शामिल है, वो उसके साथ बेस करती है। तो ये टोटल लेबर टाइम है। फिर हमें बताया गया है कैलकुलेट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियो। अगर लेबर एफिशिएंसी 75 है करंट और वहाँ से बढ़ के 90% पे चली जाए और रेट आपका 15.5% से बढ़ जाए, और दूसरा केस है एफिशिएंसी 95 से कम हो के 85 पे आ जाए और लेबर रेट 12.5 से कम हो जाए। तो भाई कॉन्सेप्ट वही है, रिवाइज टाइम निकाल लो और रिवाइज रेट ले लो। तो जनाब इस केस में रिवाइज टाइम क्या होगा, हमने अभी जो पढ़ा, करंट टोटल टाइम इनटू करंट एफिशिएंसी डिवाइडेड विद रिवाइज एफिशिएंसी, ये हमारा टाइम रिवाइज हो गया। और रेट रिवाइज करने के लिए उसने कहा जी 15.5% का इजाफा है, तो 20 रुपये इंटू 1.155 लीजिए जी, ये हमारी रिवाइज्ड रेट इंटू रिवाइज टाइम आ गया। दूसरा केस, करंट एफिशिएंसी 95% है, रिवाइज होके 85 पे चलेगी, तो हमने जैसे फार्मूला पढ़ा है, करंट टोटल टाइम इंटू करंट एफिशिएंसी डिवाइडेड विद रिवाइज एफिशिएंसी इंटू रिवाइज रेट। रेट उसने कहा जी 12.5 से कम हो रहा है, तो 20 इंटू
875, 12.5 से कम हो रहा है तो 87.5 रह जाएगा। लीजिए जी, रिवाइज टाइम इंटू रिवाइज रेट, ये आपकी रिवाइज लेबर कॉस्ट आ गई। तो ये जनाब हमारी कहानी थी लेबर के एफिशिएंसी में रिवीजन का दूसरे सिनेरियो की। अच्छा, इसमें एग्जाम फोकस पॉइंट क्या बताया गया जी? इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लेबर कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट अंडर डिफरेंट रेम्युनरेशन ऑप्शन एक्सप्लेन्ड इन डिटेल इन द क्वेश्चन। ठीक है जी, हमने डिफरेंट क्वेश्चन हमने देखने हैं और ये एक क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं जिसमें ये बात हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है मैंने रेगुलर क्लास में भी डिस्कस किया हो, लेकिन आई थॉट कि हम इसको यहाँ पे भी कवर कर लें ताकि अगर किसी बच्चे के जहन में कोई कमी कोताही है इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो क्लियर हो जाए हमारे पास। ठीक है जी, क्वेश्चन है जी जरकोन का, जरकोन लिमिटेड जेडल, और ये क्वेश्चन है स्प्रिंग 2011 का क्वेश्चन 3। रिक्वायरमेंट है एवेल्युएट द अबव ऑप्शन इन कंट्रास्ट विद द एग्जिस्टिंग स्कीम एंड एडवाइज मैनेजमेंट अबाउट द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन। अच्छा, ये अबव हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। उसने कहा जी इसको एग्जिस्टिंग स्कीम से कंट्रास्ट में वैल्यूएट करो। इसका मतलब हमें 3 कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, एग्जिस्टिंग स्कीम, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, और जैसे मैंने कहा कि इसमें यूजुअली हमें रेम्युनरेशन स्कीम दी जाती हैं और रेम्युनरेशन स्कीम से लेबर एफिशिएंसी अफेक्ट होती है, और जब लेबर एफिशिएंसी बदलेगी तो आवर्स बदलेंगे, आवर्स बदलेंगे तो वेरिएबल ओवरहेड भी बदल जाते हैं। ठीक है, तो इस रेफरेंस से इस कैलकुलेशन को हमने देखना है कि हमें कन्वर्जन कॉस्ट पे फोकस करना पड़ेगा अंडर ऑल 3 ऑप्शन, करंट ऑप्शन, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, 3 ऑप्शंस टोटल बन जाएंगी। उसमें हम देखेंगे कन्वर्जन कॉस्ट जिसमें हमारा फोकस रहना चाहिए लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड पे, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड आवर्स कम हो ज़्यादा हो, यूनिट्स कम हो ज़्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वी ऑल नो। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे भी एक मैं तो जो आपकी दिलाना चाहूँगा, जैसे क्वेश्चन हमारी किताबों में जनरली अवेलेबल है, लेट मी हैव अ लुक एट दैट। मैं किताब पे अगर एक नज़र डालूँ, ये क्वेश्चन हमारी किताब में क्वेश्चन 5 है, जो हमारी किताब इधर राइज प्लेटफॉर्म से पब्लिश हुई हुई है अंडर माई नेम। चैप्टर हमारा लेबर का 5 होता है, तो चैप्टर 5 में क्वेश्चन 5 है, और इस पे जब हम जाते हैं तो बिल्कुल ठीक है जी, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बिल्कुल वेरिएबल ओवरहेड ही शामिल किए हुए हैं। लेकिन मेरे दिन में एक ख्याल इसलिए आ गया था कि आई रिकॉल अ क्वेश्चन जहाँ पे एग्जामिनर ने अपनी कैलकुलेशन में, बल्कि मैं आपको बता देता हूँ, हमारी क्वेश्चन है 8। सारे क्वेश्चन तो मुझे एरर्स नहीं पता, लेकिन एक कुछ मैं एरर आइडेंटिफाई कर देता हूँ। क्वेश्चन 8 है मेरी किताब में, वो ऑटम 23 का क्वेश्चन 2 है। तो जिनके पास मेरी किताब नहीं है उनके लिए भी ऑटम 23 का क्वेश्चन 2 है। इसमें एग्जामिनर ने एक गलती तो ना कह दूँ मैं, थोड़ी इनएफिशिएंसी दिखाई कि इसने अपनी कैलकुलेशन में फिक्स ओवरहेड भी शामिल कर लिया। जरूरत नहीं थी। फिक्स ओवरहेड ऑप्शन एग्जिस्टिंग ऑप्शन है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 बिल्कुल सेम अंदाज का सवाल बना हुआ है, उसमें भी करंट एग्जिस्टिंग ऑप्शन, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, 3 स्कीमों के तहत हमने कन्वर्जन कॉस्ट निकालनी थी। तो उसने पहली मैं कहूँगा इनएफिशिएंसी की कि उसने फिक्स कॉस्ट को भी डिस्कशन में शामिल कर लिया। जरूरत नहीं थी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमारी किसी भी ऑप्शन 1, 2 या एग्जिस्टिंग से बदलती नहीं है। तो जो कॉस्ट बदलती नहीं है उसको हम अपनी डिसीजन मेकिंग में कि हमें किस स्कीम की तरफ जाना चाहिए ना लें, क्योंकि अब हम डिसीजन मेकिंग कर चुके हैं ना। तो डिसीजन मेकिंग में हमने क्या सीखा हुआ है कि भाई ऑप्शन बदलने से जो कॉस्ट बदलती है उसको कंसिडर करो, जो कॉस्ट ऑप्शन बदलने से नहीं बदलती दैट इज इररेलेवेंट, उसको छोड़ दो। तो यहाँ पे हमसे डिसीजन मेकिंग ही एक तरह की कराई जाती है ना, कि बताइए बेहतर ऑप्शन कौन सी है। तो हमें फैसला करना है बेहतर ऑप्शन कौन सी है, तो फैसला करने में सिर्फ रेलिवेंट कॉस्ट को लेना चाहिए। तो यहाँ पे एक तो ये एग्जामिनर ने थोड़ी मैं कहूँगा इनएफिशिएंसी दिखाई, प्रिंसिपली कहो तो एक गलती कर दी कि इररेलेवेंट कॉस्ट को अपनी डिसीजन मेकिंग में डाल दिया। लेकिन चलें, उसके डालने से डिसीजन हमारा बदलता नहीं है, क्योंकि हर ऑप्शन में वो कॉस्ट फिक्स ही है, हर जगह 100 रुपये ऐड हो रहा है, तो उससे डिसीजन नहीं बदलता। कोई कॉस्ट अगर पहले ज़्यादा थी तो सब में 100 रुपये डाला, वो ज़्यादा ही रही। कोई कॉस्ट पहले कम थी तो जब मैं 100 रुपया सब में 100 रुपया डाल गया तो कॉस्ट बाद में भी कम रही, डिसीजन नहीं बदला। लेकिन एक गलती हुई फिक्स कॉस्ट डालते हुए यहाँ पे जो ऑप्शन करंट ऑप्शन के तरीके में एग्जामिनर ने फिक्स कॉस्ट गलत डाल दी है। ठीक है, वो दैट इज अनदर लेवल ऑफ एरर। तो बहरहाल क्वेश्चन ऑटम 23 क्वेश्चन 2 मैंने कहा आपको बता दूं, जो बच्चे जिन्होंने सवाल नहीं किया और करेंगे तो उनको ये एरर मिलेगी। डोंट गेट पैनिक्ड, या इसकी सवाल को याद नहीं कर रहे ना, आपको पता होना चाहिए कि इसमें एरर है, मैंने आपको बता दिया इन एडवांस। अच्छा, जब हम ये सवाल क्वेश्चन 5 पढ़ते हैं और इसको परफॉर्म करते हैं और देखते हैं इसमें हमारे लिए कुछ सीखने को है। बेसिकली ये एक टिपिकल स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो हमें लेबर का अक्सर आया हुआ है, ये उस
की ही आप समझिए प्रैक्टिस में आपसे शेयर कर रहा हूँ, जिसमें और वो कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे जो अपने अभी सीखे। एफिशिएंसी बदलने से लेबर टाइम कैसे बदलता है। अच्छा जी, हमें तीनों ऑप्शन को कंपेयर करके बताने हैं मोस्ट इकोनॉमिकल, सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सी है, और सबसे बेहतर ऑप्शन वही होगी जिसमें लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड मिनिमम है। Zircon Limited manufactures and supplies football for both domestic and international markets. Following information is available from the company's record. Information क्या है? हमारे पास स्किल्ड वर्कर हैं 250, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स पर मंथ 200 हैं पर वर्कर, और पर मंथ एक्चुअल आवर्स पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट 1.5 लगते हैं। स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर 42 हैं रुपीज़। वेरिएबल ओवरहेड रेट पर लेबर आवर 75 है। ये उसने हमें सिर्फ दिया ही यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड है। मैं अभी क्वेश्चन 8 के रेफरेंस से आपसे फिक्स्ड ओवरहेड की बात कर रहा था, तो यहाँ पे उसने हमें दिया ही सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड, सो नो नीड टू वरी। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स 40,000 फुटबॉल पर मंथ। ये सारा डाटा मंथली है, मंथली एनालिसिस होने जा रहा है। 40,000 फुटबॉल बनाते हैं। Overtime is paid to the workers at the rate of 75% over and above the standard wage rate. ये था standard wage rate, इसका 75% ऊपर पे किया जाता है आपका overtime premium. In order to increase the production efficiency and reduce the cost of conversion, the management is currently evaluating various wage incentive plan. The production manager has suggested the following option to the management. एक उसने बता दिया कि करंटली हम कैसे चल रहे हैं, और दूसरा हम उसने मकसद बता दिया कि हम एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं ताकि कन्वर्जन कॉस्ट हमारी कम हो जाए। किसी तरह कन्वर्जन कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। बनाने हमने महीने के 40,000 फुटबॉल हैं, 40,000 यूनिट्स अभी बना रहे हैं। 40,000 यूनिट ऑप्शन 1 में बनाएं, 40,000 यूनिट ऑप्शन 2 में बनाएं। हमें तीनों ऑप्शन में देखना है 40,000 यूनिट बनाने की कन्वर्जन कॉस्ट क्या बनती है। मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन हमने बतानी है। तो ऑप्शन 1 क्या है? इंट्रोड्यूस अ पीस वेज सिस्टम एट द रेट ऑफ 72 पर यूनिट. It is expected to improve the current production efficiency from 65% to 78%. पीस रेट पे चले जाओ, मतलब पर आवर रेट ना पे करो, पीस रेट पे करो। एफिशिएंसी 65 से 8%, 78% पे चली जाएगी। देखो, एफिशिएंसी से टाइम बदलता है, और हमारा इस केस में सैलरी तो पर यूनिट होगी, तो टाइम हमारे लिए रेलेवेंट रहा नहीं एज फार एज लेबर इज कंसर्न। लेकिन टाइम इज रेलेवेंट when it comes to variable overhead. वेरिएबल ओवरहेड ने तो टाइम पे लगना है ना, तो हमें टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। एनीवेज, ऑप्शन 2 क्या है? इंट्रोड्यूस अ मंथली ग्रुप बोनस प्लान विद अ गारंटीड वेज ऑफ 48 पर आवर बेस्ड ऑन अ स्टैंडर्ड 1.4 आवर्स पर यूनिट। उसने कहा जी आप टाइम ज्यादा लगाओ, टाइम कम लगाओ, हमने आपको 1.4 आवर पर यूनिट के हिसाब से पे करना है और 48 रुपीज पर आवर पे करना है। The plan is expected to reduce the overtime by 60%. इससे क्या होगा? एफिशिएंसी बढ़ेगी, ओवरटाइम कम हो जाएगा। ठीक है जी। बट अगेन ओवरटाइम कम होगा तो हमारी सेहत पे क्या असर पड़ेगा? अगेन वेरिएबल ओवरहेड, क्योंकि सैलरी तो हमने फिक्स 1.4 आवर के हिसाब से दे देनी है। अब टाइम कम हो ज़्यादा हो, हमारी सैलरी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन टाइम कम ज़्यादा होने का असर पड़ेगा हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स पे। तो ये जनाब कहानी है। अब इस कहानी के तहत हम तीनों ऑप्शन के तहत लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम करंट ऑप्शन की बात करते हैं, उसको एवेल्युएट करते हैं। करंट ऑप्शन के तहत देखें तो टोटल हमें लेबर आवर्स रिक्वायर्ड कितने हैं। हमें जो क्वेश्चन में डाटा दिया गया है उसके मुताबिक हमने 40,000 यूनिट्स बनाने हैं और हमारा टाइम लगता है 1.5 आवर पर यूनिट। इसका मतलब हमें टोटल 60,000 लेबर आवर्स रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, करंट स्कीम के तहत हमें 60,000 आवर्स चाहिए, और इसमें से जो हमें अवेलेबल हैं आवर्स वो हैं, हमें बताया गया है क्वेश्चन में जी हमारे पास 250 वर्कर्स हैं। ये हमारी मंथली प्रोडक्शन के हिसाब से सारा एनालिसिस हो रहा है जी। हमारे पास 250 वर्कर्स अवेलेबल हैं और मंथली हर वर्कर 200 आवर्स काम करता है। इसका मतलब अवेलेबल आवर्स हमारे पास 50,000 है। सो 60,000 चाहिए, 50,000 अवेलेबल है, तो बाकी 10,000 कहाँ से आएंगे? ये होगा जनाब ओवर टाइम, ये होगा हमारा ओवर टाइम। लीजिए जी, हमने एनालिसिस कर लिया कि करंट स्कीम के तहत चलेंगे तो 50,000 घंटे हमें मिल जाएंगे नॉर्मल टाइम के, 10,000 घंटे हमें करवाने पड़ेंगे ओवर टाइम के,
और साथ इसमें वेरिएबल ओवरहेड डाल दें, तो करंट ऑप्शन के तहत हमारी जो कन्वर्जन कॉस्ट की कैलकुलेशन बनेगी वो कैसे होगी? नॉर्मल आवर्स हम पे करेंगे 50,000 आवर्स इंटू ₹42। नॉर्मल आवर्स का रेट हमारा था 42, क्वेश्चन में गिवन है। और फिर हम ओवर टाइम आवर्स वो हैं 10,000 और इसका प्रीमियम है हमारा 75%। ओवर टाइम प्रीमियम हम पे करते हैं 75%, तो जनाब ये इसका प्रीमियम 1775 ये हम ऐड कर लेंगे। तो इन दोनों कॉस्ट को हम लेके चलें तो ये बनती है जी रुपीज़ में कॉस्ट हमारी 2.1 मिलियन और ये कॉस्ट हमारी बनती है 735,000। ये लेबर कॉस्ट होगी और इसमें हम ये हमारी लेबर कॉस्ट है जी। और इसमें अब हम ऐड कर देते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स। और वेरिएबल ओवरहेड्स के बारे में बताया गया है हमारा रेट है जी 75 पर आवर, तो 60,000 लेबर आवर्स हमारे काम करेंगे और इसका रेट 75 के हिसाब से। अब यहाँ पे उसने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया कि ओवर टाइम में ओवरहेड का रेट फ़र्क होगा। यू शुड रिकॉल के ऐसे भी सवाल हमने देखे हैं जिसमें वो कहता है कि ओवर टाइम आवर्स में वेरिएबल ओवरहेड का रेट भी फ़र्क होता है। तो अगर ऐसा होता तो हम ज़रूर ट्रीट करते, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कोई जिक्र है नहीं। तो हमने ये जनाब यहाँ पे 4.5 मिलियन ये वैल्यू आती है, इसको ऐड किया तो हमारी करंट ऑप्शन के तहत कन्वर्जन कॉस्ट बन जाती है 7,335,000। ये करंट ऑप्शन के तहत हमारी कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है जी। हम कन्वर्जन कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं करंट ऑप्शन के तहत। करंट ऑप्शन के तहत हमारी कन्वर्जन कॉस्ट कितनी बनती है ये हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम चलते हैं ऑप्शन 1 की तरफ। ऑप्शन 1 में हम तो लेबर को पे कर रहे हैं पीस रेट पे, तो ऑप्शन 1 की कन्वर्जन कॉस्ट हम कैलकुलेट करें। अगर अगेन कन्वर्जन कॉस्ट की तरफ हम चल रहे हैं, इसमें लेबर कॉस्ट हम जो पे करेंगे 40,000 यूनिट्स के लिए 72 रुपीज़ के हिसाब से हमारी लेबर कॉस्ट जो पे होगी 40,000 यूनिट्स के लिए 72 रुपीज़ के हिसाब से 2.88 मिलियन। फिर हमने वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट इनकर करनी है जिसके लिए हमें लेबर आवर्स चाहिए और वो लेबर आवर्स पे हम 75 रुपीज़ के हिसाब से पेमेंट करेंगे। अच्छा जी, अब हमारे लेबर आवर्स कितने होंगे? यहाँ पे बेटा वो जो फार्मूला भी सीखा था ना उसकी बात आ जाएगी कि हम करंट एफिशिएंसी हमारी चल रही है 65% और टाइम लग रहा है 60,000। सो टोटल लेबर आवर्स 60,000, करंट एफिशिएंसी 65%, रिवाइज्ड एफिशिएंसी 78%। इस डाटा को लें तो हम रिवाइज्ड लेबर आवर्स निकाल सकते हैं। रिवाइज लेबर आवर्स हमें लेबर कॉस्ट के लिए नहीं चाहिए, हमें वेरिएबल ओवरहेड के लिए चाहिए। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन वही फार्मूला जो हमने सीखा था, ये वाला फार्मूला भाई, ये वाला फार्मूला मैं ये यूज़ करना जा रहा हूँ। बस फ़र्क यह है कि मैं लेबर टाइम पर यूनिट पे नहीं लगाने लगा, टोटल महीने के लेबर आवर पे ये फार्मूला लगाने लगा हूँ, ठीक है जी। तो मेरे पास टोटल लेबर आवर्स जो पहले लग रहे थे 60,000 थे। मैं काम कर रहा था 65% एफिशिएंसी पे। मेरी रिवाइज एफिशिएंसी हो जाएगी 78%। जहाँ से हम रिवाइज आवर्स अपने ले सकते हैं 60,000 इंटू 65% डिवाइडेड विद 78%। तो ये जनाब हमारे 50,000 रिवाइज आवर्स आ जाते हैं। तो 50,000 रिवाइज आवर्स इंटू 75 रुपीज़, यहाँ से हमारा वेरिएबल ओवरहेड का ख़र्चा आ जाता है और ये ख़र्चा आ रहा है जनाब 3750,000 और यहाँ से हम टोटल कन्वर्जन कॉस्ट अपनी ले सकते हैं 6,630,000। ये ऑप्शन 1 में कन्वर्जन कॉस्ट हमारी क्या आएगी, ठीक है जी। अब हम ऑप्शन 2 पे बात करते हैं। इसमें भी हमने कन्वर्जन कॉस्ट ही कैलकुलेट करनी है
और कन्वर्जन कॉस्ट होगी हमारी लेबर कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स। ऑप्शन 2 में हमारी लेबर कॉस्ट कितनी होगी जी? उसने कहा जी आपने सैलरी फिक्स देनी है। कितनी फिक्स देनी है? 40,000 यूनिट्स पे 1.4 आवर पर यूनिट स्टैंडर्ड के हिसाब से ये टोटल आवर्स बनेंगे आपके 56,000। इन पे आपने 48 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से सैलरी पे कर देनी है। ये टाइम लगा कितना इसको आपने देखना ही नहीं है। स्टैंडर्ड 1.4 आवर के हिसाब से पर यूनिट आपने पे कर देने हैं। तो 1.4 आवर पर यूनिट के हिसाब से 56,000 आवर्स बनते हैं। 56,000 पे 48 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से आप पे करेंगे एंड इट कम्स टू 2688,000। लेकिन वेरिएबल ओवरहेड के लिए तो आपको एक्चुअल आवर्स चाहिए ना भाई। वेरिएबल ओवरहेड के लिए आपको एक्चुअल आवर्स चाहिए। तो एक्चुअल आवर्स के लिए उसने मैं क्या क्वेश्चन में बताया, उसने कहा जी आप जब इस प्लान पे जाओगे तो आपका ओवर टाइम बाय 60% से कम हो जाएगा। मतलब ओवर टाइम पहले आपका कितना था? 10,000, रिड्यूस बाय 60%, रिड्यूस होके 60% से कहां पे आ जाएगा? 40% पे, मतलब 4,000 पे। तो जनाब हमारे जो आवर बनेंगे इस केस में वो होंगे 50,000 नॉर्मल आवर्स प्लस 10,000 ओवर टाइम आवर्स, अब 40% पे रह जाएंगे। तो ये मेरे एक्चुअल आवर्स हैं जो मशीन मेरी चलेगी, जो लेबर मेरी काम करेगी। मैं ये ख्याल कीजिएगा बेटा, मैं उनको तनख्वाह दे रहा हूं कितने घंटों की? 56,000 की। और लेबर काम कितने घंटे कर रही है? 54,000। एक्चुअल वो 54,000 काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा रेमरेशन प्लान क्या है कि उनको तनख्वाह मिल रही है 56,000 घंटों की। ठीक है, हमारा प्लान ऐसा ही है। लेकिन वेरिएबल ओवरहेड तो एक्चुअल आवर्स पे लगते हैं ना, इंटू 75। तो ये बनती है जनाब कॉस्ट आपकी 4,050,000, और इसको अगर हम सम कर लें टोटल कन्वर्जन कॉस्ट 6,738,000। ठीक है जी। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो हमें अक्सर लेबर कॉस्टिंग से रिलेटेड हमें आता है, उसको हमने डिस्कस किया और हमसे कहा गया था मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन बताइए। तो मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन जहां पे यहाँ पे टोटल ऑफ दीज टू हेड्स इज मिनिमम ऑन मंथली बेसिस 40,000 फुटबॉल सालान महाना बना रहे हैं, तो महाना 40,000 यूनिट्स बनाने की सबसे कम कॉस्ट कहां पे है? दैट इज अंडर ऑप्शन 1। ठीक है जी। तो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। हमें यहाँ पे नीचे उसने रिकमेंडेशन मांगी है, कंक्लूजन मांगा है, तो हम यहाँ पे कंक्लूजन या रिकमेंडेशन जरूर देंगे। ऑप्शन 1 हैज लीस्ट मंथली कन्वर्जन कॉस्ट। उसने मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन पूछा था, तो यही जनाब हमारी मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन है। तो ये जनाब हमारी एक क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया। ये क्वेश्चन था हमारा स्प्रिंग 2011 का क्वेश्चन 3। आल्दो 14 साल पुराना सवाल है, लेकिन इस तरह के सवाल हमें लेटेस्ट अटेम्प्ट में भी आ रहे हैं। जैसे मैंने आपसे जो क्वेश्चन 8 की बात की ऑटम 23 में था, इट वाज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइंस। इसी तरह ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 की कहानी थी, उसमें हमें एवेल्युएट करने को जो कहा गया था, इट वाज ऑन द सेम लाइंस। तो ये रिपीटेडली ये पैटर्न रिपीट हुआ हुआ है क्वेश्चंस का। तो एक अच्छा सवाल होता है, ऐसा बनता है, और मैंने इसको पिक किया एफिशिएंसी के रेफरेंस से। तो क्वेश्चन 8 जिन बच्चों ने अगर नहीं किया वो उसको ज़रूर अटैम्प्ट करें, लेकिन उसके मैंने फ्लॉज बता दिए। 2 फ्लॉज हैं। एक, उसने कैलकुलेशन में फिक्स्ड ओवरहेड को ले लिया, ज़रूरत नहीं थी। दूसरा, फिक्स्ड ओवरहेड की शमूलियत में भी उसने गलती कर दी करंट ऑप्शन के तहत। तो बहरहाल दैट्स अ गुड क्वेश्चन फॉर रिवीजन ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। और मेरे हिसाब से एक स्टैंडर्ड सवाल है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी, इस तरह के सवालों की प्रोबेबिलिटी रिलेटिवली हाई होती है लेबर कॉस्टिंग के रेफरेंस से। तो जनाब आज के लिए इतना ही। लेबर कॉस्टिंग का चैप्टर हमने आज रिवाइज कर लिया। इंशाअल्लाह कल का एजेंडा हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर का रहेगा। हम उसको भी इसी अंदाज में की एडजस्टमेंट की कॉन्सेप्ट के हिसाब से रिवाइज करेंगे। और कोई अगर आप लोगों के इश्यूज होंगे आज लेबर कॉस्टिंग से रिलेटेड या इन्वेंट्री वैल्यूएशन के रिलेटेड, तो उसको भी इंशाअल्लाह कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल इज़ फ्राइडे। और उसके बाद सैटरडे को आप लोगों का टेस्ट है, सेकंड टेस्ट है, जो कि लेबर कॉस्टिंग एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर से आएगा इंशाअल्लाह। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।